कविता सुना दूं। 4 लाइन की कविता की लाइनें जो हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम भी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरा करवा चौथ का ब्लॉग है। और ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है। और ये मेहंदी इन मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट है बिरिशा। वो बीएससी की ट्यूशन पढ़ के गई है और इंटर वगैरह पढ़े उसने ट्यूशन, तो इसलिए उसने ही लगाई थी शुरू से करवा चौथ में। जब से मैं खेकड़ा में रह रही हूँ वही मेरे मेहंदी लगाती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरी मेहंदी की डिजाइन कैसी लग रही है। नमस्ते जी, मैं नहा धो के रेडी हूँ और आज करवा चौथ का दिन है और मैं पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ और घर पे अभी सुबह के टाइम साड़ी पहनी हुई है। और अब मेरे इधर डायरेक्ट शाम को ही पूजा होती है। रात के 12 बजे से लेके जब तक चाँद नहीं निकलेगा तब तक मुझे ऐसे ही निर्जला व्रत रहा जाता है, कुछ नहीं खाया जाता है। और कई लोग सरगी वगैरह मतलब पूजा करने के बाद खा लेते हैं, मेरे इधर ऐसा नहीं होता है, निर्जला व्रत रहते हैं। जो ये लोग यूपी के उधर हैं, इटावा साइड के कानपुर, उनको पता होगा, हम लोग इधर निर्जला व्रत रहा जाता है। तो मैं इसी तरह से व्रत रहती हूँ, निर्जला व्रत। और मेरे इधर कई सारे पकवान बनते हैं, कढ़ी चावल और ये सब पूरी वगैरह पुआ वगैरह जो पूजा में यूज होता है, सारा कुछ बनेगा। और आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और किचन में अब मैं सबसे पहले प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद में मेरे इधर बनते हैं मीठे पुआ और कुछ लोग उसे पिटौआ भी कहते हैं, गांव वगैरह में पिटौआ बोलते हैं और मीठे मतलब पुआ बोलते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। इसे आटे में चीनी को पहले चीनी की चाशनी मतलब वो बना लेते हैं, चीनी घोल लेते हैं अच्छे से। उसके बाद में जब चीनी अच्छे से घुल जाती है उसके बाद में उसी आटे से, मीठे आटे से और मतलब आटा मार लेते हैं अच्छे से। और उसके बाद में फिर अपना इसी तरह से गोल गोल बेल के छोटे छोटे से पुए बना लेते हैं। ये पुए कलश में भरे जाते हैं जो करवा चौथ का होता है, कलश करवा चौथ का पीतल का, उसके अंदर इस तरह रखे जाते हैं और भगवान के भोग लगता है इससे। और ये देखिए इस तरह से मैं सारे पुआ बना लूँगी, छोटे छोटे साइज़ के गोल गोल बेल के इस तरह से सारे पुआ मैं बनाऊँगी। और बहुत लोग तो इसे मीठी पूड़ी भी कहते हैं। तो इसमें चीनी मतलब जैसे मीठी पूड़ी होती है उसमें चीनी कम डाली जाती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा सी चीनी डाल जाती है। और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं कि पानी में पूरा घुल जाए और मतलब पानी में घुल जाए चीनी, तब शरबत सा बना के नहीं रखना है उसे। मतलब आधी चीनी घुले उसमें पानी में और आधी खड़ी रहे, फिर उससे आटा मारिए आप बहुत ही अच्छे से। और आटा जब मर जाएगा टाइट टाइट सा इसका आटा मारेंगे, ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं रहे। और उस तरह से आटा मार लेंगे। जब आटा आपका मर जाएगा तो उसके बाद में फिर आप गोल गोल बेल के इस तरह से मतलब पुआ बना लीजिएगा आप। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, मेरे इधर करवा चौथ में ये बनते हैं। तो और ऐसे भी कोई त्यौहार पड़ जाए तो उसमें बन जाते हैं। इस तरह से मैंने सारे पुआ बना के रख लूँगी और फिर यही व्रत पूजा में यूज़ होंगे। और ये देखिए मैं इस तरह सारे पुए बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे मेरे पूजा के जितने पूजा के लिए पुए बनाए थे वो बन गए हैं और खाने के लिए भी अलग बना लिए थे। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे दाल को मूंग की दाल के मतलब दही बड़े बनाने जा रही हूँ। और आप लोग देखिएगा किस तरह बनाती हूँ मैं। और इसको मैं बनाऊँगी, पहले मैंने दाल को भिगो दिया था। ये दाल मैंने सुबह के टाइम भिगोई थी, सुबह 5 बजे उठ के पहले दाल को भिगो दी थी, क्योंकि दही बड़े 3-4 बजे ऐसे बना रही हूँ मैं। और उसके बाद जब दाल अच्छे से भीग चुकी थी तो उसके बाद में फिर मैंने उसको अच्छे से धो लिया। ये छिलका वाली मूंग की दाल थी। और मूंग की दाल कई लोग दही बड़े मूंग की दाल की बनाते हैं और कई लोग बनाते हैं उड़द की दाल की। उड़द की दाल की मैं कम बनाती हूँ क्योंकि वो बादी कर जाती है और मूंग की दाल फ़ायदा करती है, इसलिए मैंने उसकी बनाई है। और इधर देखिए मैंने दाल पीस ली है
और दाल में मैंने पीसते समय पीसने से पहले मैंने उस समय इसमें थोड़ी सी 2 लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी अदरक डाल दी थी और नमक डाल दिया। और फिर मैंने इस तरह से पीस लिए दाल को अच्छे से, और हींग डाल दी थी। और आप भी इस तरह से डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे और फ़ायदेमंद बनेंगे दही बड़े, आपके नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि मूंग की दाल भी फ़ायदेमंद है और हींग भी फ़ायदेमंद है और अदरक भी फ़ायदेमंद है। और ये देखिए फिर इस तरह से दाल को फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद इस तरह से आप गोल गोल से चम्मच की मदद से डाल दीजिए, जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे। नहीं, मैं चम्मच से यूज करती हूँ पकौड़ी बनाने के लिए, और ये मूंग की दाल की मैं पकौड़ी बना रही हूँ। और आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपकी मूंग की दाल गीली हो जाए और फिर आप सोच रहे हो अरे क्या करें, उस समय समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो समझ में नहीं आता है क्या करें, अरे गीली हो गई, उलझन लग जाता है। फर्स्ट टाइम जब मैं बनाने जा रही थी, अब तो मेरी शादी के 6-7 साल पूरे हो गए, 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब मुझे आदत पड़ चुकी है सारे काम करने की। तो फर्स्ट टाइम मैं जब बनाने जाई थी पकौड़ी, तो मैं दाल गीली हो गई थी। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन मिलाया, तो मम्मी ने मुझे कहा कि किसी छन्नी में छान लो, और बारीक छन्नी से उसे छान लो, या बारीक कपड़े से पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से फेंट के तुम बना लो। फिर मैंने इस तरह ये टिप्स तो बहुत ही सिंपल है, और कई लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता हो तो आप लोग इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी और पकौड़ियाँ। और यहाँ देखिए मेरी पकौड़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी थी। अब ये देखिए मैंने, और ये पकौड़ियाँ इसमें निकाल ली हैं, और कुछ पकौड़ियाँ मैंने पहले बना के उसमें मतलब पहले ही पानी में भिगो के दही में डाल दी थी। अब मैंने ये पकौड़ियाँ अलग और बनाई हैं, और इनको अब मैं पानी में भिगो के और फिर थोड़ी देर पानी में भिगोऊँगी, और उसके बाद दही में दही या मट्ठा, आप जिसमें भी दही बड़े बनाना चाहते हो, और उसके बाद में उसमें आप डाल दीजिएगा। और ये पानी में डूबने से, भिगोने से ये होता है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट दही में डालोगे तो वो सारा दही से सोख लेंगे, तो इसमें थोड़ी सी वो गीली सी हो जाएंगी, तो मुलायम सी हो जाएंगी। और इसके बाद में फिर आप उसको निचोड़ के हाथों से फिर आप उसमें डीप कर दीजिए, और तो इससे मुलायम भी हो जाएंगी। और फिर वो दही थोड़ी देर ढक के रखिएगा और अच्छे से, और वो अच्छे से चली जाएंगी। और दही में मैंने हींग जीरा ऐसे तड़का लगा रखा था जैसे दही बड़े बनते हैं। उसके बाद में नमक, लाल मिर्च और सॉस वगैरह सब कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे दही बड़े के लिए पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, और इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया था, पानी डाल के हल्का हल्का सा। और उसके बाद में अब मैं पकौड़ियों को, और इसके लिए मैंने तेल थोड़ा कम ही लिया है पकौड़ी बनाने के लिए, बिल्कुल ज़रा सा ही ज़्यादा तेल नहीं लिया जाता है, मीडियम से ही कम तेल लिया जाता है। तो उसके बाद पकौड़ियाँ जब डीप की जाती तो आधी डूब जाती है, आधी ऊपर रहती, तो वो अच्छे से फूल जाती हैं पकौड़ियाँ, बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरह मैं कढ़ी की पकौड़ियाँ बनाती हूँ। और ये देखिए, और इस तरह से मैं सारी पकौड़ियों को बना लूँगी। मैं चम्मच की सहायता से पकौड़ियों को बनाती हूँ, और इस तरह से, इससे ये रहता है ना, पकौड़ियाँ सारी एक शेप में और अच्छी बन जाती हैं, और फिर हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। और जैसे चम्मच में ज़्यादा बेसन लगा सा रह जाता है, तो उसके बाद में तो फिर मैं पानी में चम्मच को ऐसे ही डीप कर देती हूँ एक बार, उसके बाद में फिर पकौड़ियों को, तो वो अच्छे से उसमें बन जाती हैं पकौड़ियाँ। इसी तरह से आप लोग ट्राई करिएगा घर पे, बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। यहाँ देखिए मेरी सारी पकौड़ियाँ बन चुकी थी, और मतलब आप कुछ बन चुकी हैं और कुछ बनानी है, अब मैं बना रही हूँ उन पकौड़ियों को। और ये देखिए मैंने इसी तरह से इन पकौड़ियों को भी बना लूँगी। और ये देखिए मैं सारी पकौड़ियाँ बना रही हूँ इस तरह से। और ये तरीका बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है, इससे हाथ भी ज़्यादा मतलब गंदे नहीं होते हैं, बेकार नहीं होते हैं। और इस तरह से, और ये देखिए अब मैं यहाँ पे कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी, उसी में मैंने, उसी तसले में, जो मेरे तसला कहते हैं, तो मैंने उसी तसले में 1 कप बेसन ले लिया है, और बेसन में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको सबसे पहले अच्छे से मतलब मिला दूंगी अच्छे से। और इसमें वो नहीं पड़नी चाहिए, गुलठी सी पड़ जाती, गुलठी नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए हल्का हल्का सा पानी डालूंगी और मिलाती जाऊंगी। और फिर इसमें तो पानी और मट्ठा, दही जो भी यूज करना चाहते हो आप वैसे यूज कर लीजिए। मैं तो मट्ठा यूज कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए।
और इसे छाछ भी कहते हैं मट्ठे को। तो इस तरह से मैं मैश कर लिया है ये सबसे पहले। इस तरह जब ये मैश कर लिया है, उधर ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ पक चुकी हैं सारी, जितनी मुझे चाहिए थी। और ये देखिए अब मैंने उधर बेसन मेरा अच्छे से मिल गया, तो उसके बाद उसमें मट्ठा मैंने अच्छे से मिला दिया। अब मैं सारा बेसन उसमें अच्छे से घोल दूँगी मट्ठे में, और इसके बाद में फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। आप जितना भी पानी डालना चाहते हो वैसे डाल सकते हैं पानी कढ़ी बनाने के लिए। और इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छी सी कढ़ी बनेगी आपकी। और ये देखिए अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी पकने में टाइम लगता है, कम से कम आधे घंटे तो लग जाता है। 15-20 मिनट तो आराम से लगता है, क्योंकि कढ़ी कड़ के बनती है, तुरंत नहीं बन जाती है। और इस तरह से कढ़ी बनने में टाइम लगता है। तो इस तरह से मैं कढ़ी बनाती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने उसमें हल्की सी हल्दी डाल दी है, और उसी घोल में अब मैं इधर मेरा तेल वही हल्का जिसमें पकौड़ी बनाई थी उसमें ज़रा से तेल बचा था, तो उतनी तेल फिर उसी मैंने हींग और जीरा और ये डाल दिया है। उसके बाद में और हरी मिर्च भी काट के डाल दी। उसके बाद फिर मैंने उसी में मसाले डाल दिए हैं। मसाले मतलब हल्दी है, गरम मसाला, हल्का धनिया पाउडर, इस तरह डाल के मैं बना लूँगी। और ये सारा मसाला मैं घर पे ही बना लेती हूँ। धनिया तो आती है वो खड़ी हुई गांव से, तो उसी को पीस के बना लेती हूँ। गरम मसाला का सामान ले लेती हूँ बनाने के लिए, और उसी को अपना मतलब पीस के बना लेती हूँ अच्छे से। गरम मसाला भी गरीब है। और इस तरह ये देखिए जब मेरा मसाला अच्छे से पक जाएगा, तो इसके बाद में ये सारा बेसन का घोल डाल दूँगी इस तरह से। और फिर आपको इस तरह से जब डाल देंगे बेसन का घोल, उसके बाद में फिर आपको चलाते रहना है। और पानी इसमें हिसाब से डाल दीजिएगा, और क्योंकि पकने में टाइम लगता है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बेसन बहुत ही अच्छे से पक जाए तो अच्छी रहती है, और नहीं तो फिर कच्चापन सा रह जाता है। और ये तब तक मुझे इस तरह से डालना है जब तक इसमें वो उबलने ना लगे कढ़ी। जब उबल जाएगी तब वो, यहाँ देखिए मेरी कढ़ी उबल गई थी, इसलिए मैंने ढक के इसको इस तरह से रख दिया है, ढक दिए प्लेट से। और उसके बाद मैंने इधर चावल धो के चढ़ा दिए थे अच्छे से। और ये देखिए मेरी कढ़ी पक रही है, अभी टाइम है इसे पकने में। अब यहाँ पे मेरी कढ़ी पक चुकी है। इसमें मैंने पकौड़ियाँ ऐड कर दी थी, और पकौड़ी ऐड कर दी। उसके बाद जब नीचे उतार लूँगी तो मैं नीचे उतार के ही नमक मिलाती हूँ, और पकते समय नहीं मिलाती मैं। और इस कढ़ी में आज तो मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला, वरना प्याज लहसुन डाल के भी कढ़ी, जहाँ मैं रह रही हूँ खिकड़ा बागपत में, इस जगह तो प्याज लहसुन डाल के बनाती हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि यहाँ सब लोग इस तरह बनाते हो। और मेरे इधर इटावा साइड को, इधर मेरी ससुराल जहाँ हो रही है जिला, तो वहाँ सब लोग ऐसी सिंपल सी कढ़ी बनाते हैं। और ये देखिए और मेरी कढ़ी पक चुकी थी, और मैंने उतार के रख दी है। अब मैं यहाँ रोटी बनाने जा रही हूँ, और क्योंकि ये कढ़ी पूजा में यूज होगी इसलिए प्याज लहसुन का यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि इससे भगवान का भोग लगेगा। और ये शाम को और फिर हम लोग तो खाने में खाएंगे। और ये देखिए यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और मेरे इधर इसी तरह के करवा चौथ पर भोजन मतलब बनता है खाना, पूड़ी कचौड़ी ये सब चीज़ें तो मेरी दीपावली में सब बनेगा। और यहाँ पे इस तरह बनता है, ये पुआ बना लो, पूड़ी बना लो, जो बनाना है बना सकते हो कुछ भी, पर मेरे कढ़ी चावल दही बड़े ये सब तो ज़रूर बनते हैं। जो लोग उधर साइड के उन्हें तो सब पता होगा किस तरह बनता है। अब ये देखिए मेरा यहाँ पे खाना बन चुका था, और मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर चुकी थी। और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। और अब मैं यहाँ पे पूजा की खाना बन चुका था, इसलिए मैं पूजा की तैयारी करने लगी। अब देखिए यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले चौकसी बना रही हूँ, ये मैं आटे से बना रही हूँ चौक। इसमें एक में करवा रखा जाएगा, और उसके दूसरे में पानी से भरा हुआ लोटा रखा जाएगा, जल से भरा हुआ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे पायल पहन रही हूँ, और ये पायल मेरी चढ़ाई में आई हुई थी, और इस तरह पेंच वाली पायल है मैंने, तो मैं इसे त्योहारों में पहनती हूँ। ये देखिए मैंने पहन रही हूँ। और ये देखिए मैं महावर लगा रही हूँ। मेरे इधर ये जो रंग लगते हैं ना, आलता रंग बोलते हैं, मेरे इधर महावर बोला जाता है। और ये लगा रही हूँ मैं अच्छे से इसे, और इस तरह पैरों में मैं लगाती हूँ। और जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे रंग लगाना नहीं आता था,
पर अब मुझे बहुत ही अच्छे से लगाना आ गया है, क्योंकि जब मैं अपने मायके से आती हूँ तो मेरे इधर रंग लगा के ही भेजा जाता है पैरों में, और ससुराल से भी इस तरह से रंग लगा के घर से विदा होते हैं। और जो मेरे उधर साइड के हैं यूपी, उन सबको, और ये जिला साइड की, उन सबको उन्नाव की तरफ के सबको पता होगा। और मेरा मायका कानपुर उन्नाव के बीच में है और शुक्लागंज में। और लेकिन सब लोग जब कोई पूछता है तो मैं कानपुर बताती हूँ, क्योंकि कानपुर और उन्नाव के बीच में पड़ता है शुक्लागंज, गंगा के उस पार। और ये देखिए मैं यहाँ पे महावर लगा रही हूँ अच्छे से, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से। और इस तरह से पूरे दोनों पैरों में महावर लगा लूँगी। और ये देखिए मेरे पैरों में महावर लग चुकी है, और अब मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही हूँ। मैं घर पे ही तैयार हुई हूँ, और मैंने पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, तो और मैं इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। अब ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और अब मैं छत पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ छत पे। और इस समय 8:30 का टाइम हो रहा है। उस समय मैंने, और मेरे मकान में ईशू रहती है, उसने बताया कि दीदी चंद्रमा निकल चुका है और आप आ जाइए पूजा करने के लिए। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी पूजा करने के लिए। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और मेरे इधर सबसे पहले चंद्रमा की पूजा की जाती है। और तो इस तरह उनकी धूप बत्ती लगा दी जाती है। उसके बाद उनको भोग जो प्रसाद होता है, चूड़ा गट्टा जिस तरह से, वो रख दिया जाता है। और इसके बाद में फिर मेरे इधर ऐसे बालों की एक लट से ऐसे सीके, 7 सीके इस तरह से दी जाती है, इसलिए वो इसको बोलते हैं अर्घ देना। तो इस तरह मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ। इस तरह से मैं अर्घ दे रही हूँ भगवान को। और सबसे पहले मैं इधर इस तरह ऊपर पूजा होती है। उसके बाद में फिर मेरे इधर नीचे पूजा कमरे में होगी, जहाँ मैंने कैलेंडर लगाया है। और ये अब देखिए मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब ये देखिए मैं नीचे रूम में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान, जो कैलेंडर भगवान थे, मैंने उनकी पूजा करी है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ कथा पढ़ूँगी। मेरी इधर सारी पूजा रात में ही होती है, जब चाँद निकल जाता है और निर्जला व्रत रहा जाता है। तो ये मेरा व्रत, मैं ऐसे ही निर्जला रही थी, कुछ भी ना पानी पीना ना कुछ। रात के 12 बजे से लेके जब दूसरे एक दिन पहले से मतलब चालू हो जाता है, रात के 12 बज गए, दूसरा दिन लग जाता है, तब से कुछ भी नहीं, ना खाते ना पीते, कुछ भी नहीं करते ऐसे। और ऐसे ही व्रत रहते हैं, बिल्कुल भी निर्जला व्रत। और इसका जब चाँद निकलेगा उसके बाद में जो ये पानी पिलाएंगे और खिलाएंगे कुछ, उसके बाद से फिर मैं पानी पीऊँगी, फिर मैं कुछ भी खा सकती हूँ। और इधर ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ भगवान की, और मैंने यहाँ कथा भी पढ़ी थी। और ये जब मेरी कथा पूरी हो चुकी थी, पूजा कर ली, फिर इसके बाद में इधर मेरे हस्बैंड की मतलब पति की पूजा की जाती है, और ये मेरे हस्बैंड हैं। और ये देखिए अब मैं इनकी पूजा करूँगी, क्योंकि मेरे इधर हस्बैंड के इन्हीं के लिए तो व्रत रहा जाता है, तो इनकी तो पूजा करना ज़रूरी है। तो अब मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। कैलेंडर की पूजा, चाँद की पूजा, फिर हस्बैंड की पूजा की जाती है। और ये देखिए यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, और इस तरह से आप पूजा की जाएगी। इनको हंसी आ रही क्योंकि मैं आरती उतार रही ना इनकी, जैसे भगवान की आरती उतारते हैं इनकी भी। पर एक तरह से उनके पति भी देवता ही होते, बोलते नहीं पति देवता, तो उनकी भी तो आरती करनी चाहिए। तो इसलिए मैं इधर पूजा करी, फिर मैंने इनके पैर छुए हैं। और अब मैं इनको, फिर इन्होंने मुझे भी मिठाई मतलब खिलाई है प्रसाद, और इसके बाद अब मुझे ये पानी पिलाएंगे, और इस जगह से मेरा व्रत खुल जाएगा पूरा। अब ये मेरा व्रत करवा चौथ मनाई जाती
जाती है। एक मैं छोटी सी इसमें कविता सुना दूँ 4 लाइन की। तो दोस्तों ये दाम्पत्य जीवन के लिए 4 लाइनें हमारी जो ऐसी हैं तो अमृत साबित हो सकती हैं। तो लाइनें मैं समर्पित कर रहा हूँ कि तुम मनाना जो मैं रूठ जाऊं, अगर साथ देना जो मैं टूट जाऊं, अगर साथ छूटे न तेरा मेरा साथिया, हम सफर के बिना है अधूरा सफर, हम सफर के बिना है अधूरा सफर। ये लाइनें सुनकर दोस्तों आप भी अपने जीवन में इन लाइनों को अवश्य उतारें और ये करवा चौथ का व्रत ऐसे सफल होता है। ये करवा चौथ का त्यौहार था और पूरा हो गया। और आप लोग ये ब्लॉग देखा, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मेरी इधर इसी तरह से करवा चौथ मनाई जाती है। और दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।